नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। विधानसभा का पहला सत्र 15 जनवरी से ही होगा। 2 दिन कश्मकश चली और नतीजा राजभवन से निकला। स्पीकर कैलाश मेघवाल को आपत्ति थी कि उनको सूचित किए बिना सत्र आहूत कर लिया गया। स्पीकर इस पर अड़े हुए थे कि जब तक पहला सत्र आहूत नहीं होता तब तक वो स्पीकर हैं और उन्हें स्पीकर के सारे अधिकार प्राप्त हैं। सरकार ने इसे कोरी जिद बताया। मामला 2 दिन खिंचा। आज राज्यपाल के द्वारा स्पीकर की आपत्तियों को दरकिनार कर दिए जाने के बाद इसका पटाक्षेप हुआ, मामला निपट गया। लेकिन थोड़ा कड़वा अनुभव दे गया, वैसा ही जैसा खाने के पहले कौर में मक्खी गिर जाने पर हो। अब इस पर बहस हो रही है कि स्पीकर की जिद की वजह से बिना बात की बात पर तकरार हुई या सरकार की ही खामी रही है। और आज इसी पर प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। पहले चर्चा के बिंदु। 15 जनवरी से शुरू होगा 15वीं विधानसभा का पहला सत्र। राज्यपाल ने स्पीकर की आपत्तियों को नामंजूर किया। विधानसभा सत्र आहूत करने को राज्यपाल कल्याण सिंह ने दी मंजूरी। 15वीं विधानसभा का पहला सत्र बुलाने पर हुआ था घमासान। शॉर्ट टर्म नोटिस पर सत्र बुलाने को लेकर हुई थी तकरार। कैलाश मेघवाल ने कहा था उनसे विचार विमर्श किए बिना सत्र कैसे बुलाया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर किया था जुबानी हमला। धारीवाल ने कहा था मेघवाल नियमों का हवाला देकर विधायी काम प्रभावित करने की कर रहे हैं कोशिश। और आज हमारे साथ प्राइम डिबेट में डॉक्टर अर्चना शर्मा, कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। और मुकेश पारीक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। साथ ही हमारे चीफ रिपोर्टर सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी साहिबान का स्टूडियो में। और सुधीर, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ खास रहा, खास तौर पर राजभवन से ये क्लियर हो जाने के बाद कि जो सत्र है 15 जनवरी से ही शुरू होगा। कैलाश मेघवाल का क्या रुख है? देखिए, बिल्कुल 2 दिन तक ये लगातार घटनाक्रम चलता है और उसके बाद आज राजभवन से पटाक्षेप हो जाता है। बात इतनी सी थी कि 21 दिन के अंदर का जो समय है वो एक विधानसभा सत्र आहूत करने का समय होता है, जो विधानसभा को राजभवन की तरफ से दिया जाता है या सरकार की ओर से आग्रह पर 21 दिन का समय है। तो 21 दिन की पालना नहीं हुई। और दूसरा उनका ये था कि जो शॉर्ट टर्म नोटिस पर विधानसभा का सत्र आहूत किया जाता है उसके लिए औपचारिक रूप से चर्चा करनी होती है। विधानसभा अध्यक्ष से वो चर्चा नहीं की गई और इन्हीं दोनों बिंदुओं को सामने रखकर विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने ये अपनी आपत्ति राजभवन में दर्ज कराई और सत्र आहूत करने से संबंधित जो अनुमति देनी होती है विधानसभा को वो नहीं दी। लिहाजा विधानसभा की ओर से सत्र से संबंधित कोई कामकाज नहीं हुआ। लेकिन जब ये बात राजभवन तक पहुंची और राज्यपाल के संज्ञान में लाई गई तो आज शाम को 4 बजे एक अहम बैठक हुई जिसमें अलग अलग विभागों के लोग मौजूद थे। लॉ डिपार्टमेंट पे थे, महाधिवक्ता भी थे, विधानसभा के सचिव भी थे, और मुख्य सचिव डीबी गुप्ता भी थे। उनके सामने जब चर्चा निकल के आई तो राज्यपाल, चूंकि विधायिका और कार्यपालिका दोनों के हेड होते हैं, दोनों के प्रमुख होते हैं, लिहाजा उन्होंने अपने अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 309 का इस्तेमाल करते हुए ये निर्देशित कर दिया गया विधानसभा सचिव को कि आप सत्र आहूत करें, चाहे विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति दें या ना दें। और 14 जनवरी को प्रोटेम स्पीकर की शपथ हो जाएगी। उसके बाद 15 जनवरी को सुबह 10:59 तक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर कैलाश मेघवाल रहेंगे। तो इस तरह से इसकी गली निकाली गई। जो संवैधानिक टकराव की जो स्थिति है उसको राजभवन की ओर से दरकिनार किया गया और अब ये मामला चूंकि पटाक्षेप की स्थिति में पहुंच गया। लेकिन सवाल फिर भी बड़ा खड़ा हो जाता है कि ये नौबत क्यों आई, क्योंकि इससे पहले भी सरकारें बदलती रही है, विधानसभा अध्यक्ष पूर्व सरकारों के रहे हैं, तब ये मामला सामने नहीं आया और अब जाके चूंकि इस विधानसभा के दौरान ही ये मामला उठा। जी जेपी। सुधीर, क्या तर्क रखे गए राज्यपाल के सामने जिसके बाद वो इस बात पर कन्विंस हो गए कि स्पीकर की जो जिद है या उनका जो तर्क है उसको दरकिनार करके भी 15 तारीख से सदन आहूत करने की अनुमति दी जानी चाहिए?
देखिए, जब एक बार राजभवन से राज्यपाल की ओर से सत्र आहूत करने के संबंधित जो अधिसूचना है वो जारी हो गई, वो वापस नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक संसदीय इतिहास में इस तरह का हुआ नहीं है। और चूंकि जो पावरफुल जो बॉडी है वो राजभवन आता है, क्योंकि सारी मशीनरी के प्रमुख, सरकारी मशीनरी के प्रमुख वही होते हैं, लिहाजा सारे पावर उनमें निहित है। जो संवैधानिक पद विधानसभा अध्यक्ष का भी होता है, लेकिन वो राज्यपाल से निचली पायदान पर काउंट होते हैं, लिहाजा उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। और इनका जो हवाला दिया जा रहा था परंपराओं का और नियमों का, एक बात की जानकारी और मिली कि 9वीं विधानसभा के दौरान भी इस तरह का मामला उठा था, तब नियम बनाए गए थे, लेकिन नियमों में परिणित नहीं हो सके थे। तो लिहाजा राजभवन को इस बात की पूरी वो छूट मिल गई, आजादी मिल गई और उनके अधिकारों का और ज्यादा इस्तेमाल हुआ। और उन्होंने इस बात का सहारा लेकर और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने 15 जनवरी को सत्र बुलाने के जो निर्देश है वो संसदीय कार्य विभाग के जरिए विधानसभा सचिव तक पहुंचाए। और इस बात की भी जानकारी अभी मिल रही है कि विधानसभा में वो फैक्स के जरिए संसदीय कार्य विभाग ने वो सूचनाएं भिजवा दी, जिसमें तमाम जी ये प्रोसीजर है कि अनुमति नहीं देते विधानसभा अध्यक्ष तो विधानसभा सचिव को क्या करना है। लिहाजा अब ये पूरी तरह तय हो गया है कि 15 जनवरी से ही सत्र आहूत होगा। जी चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका। हर्षा जी, इस स्थिति को टाला भी जा सकता था, केवल आपको स्पीकर को सूचना देनी थी। देखिए जेपी जी, मेरा ये मानना, जहां तक मैं समझती हूँ, कि सदन सिर्फ नियमों नहीं परंपराओं से भी चलता है। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि सुधीर जी ने भी बताया कि जो हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी यदि किसी स्टेट की तो गवर्नर है, और जो गवर्नर साहब हैं वो खुद भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में जब सरकार ने उनसे ये मांग रखी या उनके समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया विधानसभा आहूत करने का, तो मुझे लगता है लीगल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करने के बाद उन्होंने, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के हेड हैं वो यहाँ के, तो उन्होंने इसकी अनुमति प्रदान की है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहती कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी कोई आपत्ति है, उसके विरोध में हम खड़े हैं, क्योंकि वो संवैधानिक पद है, हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब महामहिम राज्यपाल महोदय ने इसकी स्वीकृति दी है तो फिर प्रश्न खड़े नहीं किए जाने चाहिए। ये ठीक बात है कि इस दिन पूर्व सूचित किया जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म नोटिस पर भी विधानसभाओं को आहूत भी किया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगी अभी आपके सामने कि अभी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए जो रिजर्वेशन की बात हुई और अमेंडमेंट किया गया पार्लियामेंट में, तो राज्यसभा के सदन का जो समाप्ति उसकी घोषणा की जा चुकी थी, लेकिन एक दिन का एक्सटेंशन किया। तब भी ये बात सामने आई कि साहब जो सांसद हैं उन्होंने अपने कोई कार्यक्रम निर्धारित कर लेते और उनके संज्ञान में लाए बिना ये सूचित कर दिया गया और इसको आहूत करने का मतलब उसे एक्सटेंड करने का काम किया गया। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि परंपराओं के आधार पर भी सदन को चलाया जाता है। तो मैं समझती हूँ इस पर किसी प्रकार का डेडलॉक नहीं होना चाहिए। और फिर जब महामहिम राज्यपाल महोदय ने इसकी स्वीकृति दी है, जो पूर्व में मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं और विधायी कार्यों की उनको पूरी जानकारी, तो ऐसे में समझती हूँ कोई दुविधा नहीं है। और जब मॉरल एथिकल वैल्यूज की बात आती है तो बहुत से प्रश्न पहले भी खड़े हुए हैं। तो मेरा ये मानना है, जैसा भी सुधीर जी ने कहा कि 9th असेंबली के समय भी कुछ नियम बनाने की कवायद शुरू हुई थी, तो हो सकता है कि भविष्य में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो तो उसके बारे में विधानसभा का जब सत्र आहूत होगा और ये विधानसभा जब चलेगी तो इस दौरान हो सकता है नियमों को बनाया जाए, क्योंकि जब प्रेसिडेंट्स उत्पन्न हो जाते हैं और जब ऐसी कोई समस्या या दुविधा सामने आती है तो उसके समाधान के लिए विधायी कार्यों के तहत या विधायी नियमों के तहत कोई प्रावधान किए भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक राजस्थान में कहावत है श्याम सुंदर शर्मा जी कि केवल सलाम के बदले क्यों काजी जी को नाराज किया जाए। करीब करीब वैसी स्थिति अब अगर तकनीकी तौर पर तो क्या है वो आप बताएंगे, लेकिन उनको केवल सूचना दी जानी थी, स्पीकर को सूचित किया जाना था, इस स्थिति को टाला जा सकता था। देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि सरकार 21 दिन से पहले बुला रही है सत्र, इसलिए राय लेना जरूरी होता है विधानसभा अध्यक्ष की, और ये टाला भी जा सकता था। देखिए, आज जब कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया और संसदीय मंत्रालय के माध्यम से गवर्नर को जाता रिक्वेस्ट गया, गवर्नर स्वीकार करके आदेश जारी कर दिए। अब आदेश जारी होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष जो मौजूदा होते हैं उनको परंपरा है कि उनसे अनुमति ले लेते हैं, नहीं तो सेक्रेटरी को अधिकार है अधिसूचना जारी करने का। आज सेक्रेटरी क्योंकि विधानसभा सर्विसेज का है, जुडिशियल नहीं है, इसलिए आज उन्होंने बाकायदा कल उन्होंने आज पेश भी किया और अध्यक्ष जी ने मना कर दिया साइन करने से। अब अटॉर्नी जनरल का यहाँ हिस्सा आता है, मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई, बाकायदा अटॉर्नी जनरल से राय ली आज, और राय उन्होंने जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संविधान में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि उनकी राय लेनी चाहिए, उनकी अनुमति लेनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी अब विधायक निर्वाचित हो गए हैं
और विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो तो पहली बैठक उनकी उसमें होती है, वो तो है, परंपरा है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि गवर्नर के आदेश की अवहेलना हो, क्योंकि गवर्नर सर्वे सर्वा होता है। ऐसी स्थिति में गवर्नर ने यदि आदेश कर दिए तो अटॉर्नी जनरल को कहा गया मुख्यमंत्री के माध्यम से कि राज्यपाल को आप वस्तुस्थिति से अवगत करा के आइए। तो राज्यपाल को वस्तुस्थिति से आज अवगत कराने अटॉर्नी जनरल सिंघवी साहब गए थे, साथ में सारे विभाग के अधिकारी भी गए। तो राज्यपाल को कहा गया कि साहब संविधान में ऐसा नहीं है, क्योंकि विधानसभा के सचिव की जिम्मेदारी होती है कि राज्यपाल के आदेश की अनुपालना कराई जाए। तो इसलिए आप अब आदेश की अनुपालना करने के लिए इसलिए गवर्नर ने पुराने वही आदेश हैं, उसमें कोई कुछ नहीं है। इसलिए कल आज अधिसूचना जारी करेंगे, क्योंकि सचिव को सीधे तौर पर निर्देश दे दिए, सचिव भी वहां गए थे। तो विधानसभा आहूत 15 तारीख को ही होगी, 15 तारीख को बाकायदा शपथ शुरू होगी और 16 तारीख को विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर 14 तारीख को जैसे ही शपथ लेंगे इनका वैसे ही समाप्त हो जाएगा, ये इनके पास अधिकार समाप्त। जैसे प्रोटेम स्पीकर शपथ लेता है, ये स्पीकर नहीं रहेंगे, तो वो जैसे आएंगे तो वो प्रक्रिया होगी और विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 16 को होगा और राज्यपाल अभिभाषण भी टाइम पे आएगा। ये सरकार चाहती थी कि क्योंकि अगर टाइम दे दिया जाता तो प्रश्न आ जाते और प्रश्न लग जाते तो पहले ही विधानसभा में हंगामे की स्थिति बनती। बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी जा सकती थी जिससे कि सरकार कटघरे में खड़ी हो सकती। लेकिन पहले सत्र में सरकार इतना दबाव में आती है कि श्याम सुंदर शर्मा जी, सबको पता होता है कि अभी सरकार ने काम का सवाल आया, अभी तो सरकार के जो मंत्री हैं उनको विभागों को समझने में क्या कुछ हो रहा था उसको जानने में समय लगेगा। उन्होंने अपने खुद ने तो कुछ किया ही नहीं अभी। देखिए, हाँ, कर्ज माफी पर जरूर सवाल उठते हैं। प्रतिपक्ष 73 लोग आए और सरकार भी 100 ही है, क्योंकि 99 थी और 100 हो गए। इसकी स्थिति में क्योंकि पहली बार में परीक्षण हो जाएगा मंत्रियों का, नए जो बने पहली बार में, तो हो सकता है ऊंचुक हो, बहुत सारी चीजें हो जाए। तो सरकार टालना चाहती है कि क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए, शॉर्ट टर्म में होकर के ये राज्यपाल का अभिभाषण पारित कराने के बाद फिर बजट आएगा और वोट ऑफ अकाउंट के साथ सत्र आगे चला जाएगा। ये तो सही है कि ये सारी चीज प्रक्रिया हो रही थी और क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष खुद विधायक बन गए हम, उनको पता है कि क्या क्या स्थिति होनी है। प्रतिपक्ष के नेता का भी चुनाव हो रहा है 13 तारीख को, उनके पास सारी बातें हो रही है। तो अपनी शक्तियों का परीक्षण किया उन्होंने, लेकिन अब विधानसभा सचिव को अधिकार है कि वो अगर नहीं देते तो फिर वो सीधे तौर पर सीधे जारी करने का अधिकार सचिव को है। अध्यक्ष का रोल खत्म हो जाता है, परंपरा है, उसको निभाया और हो सकता है कल साथी धारीवाल मिल भी लें और तो सारी चीज भी खत्म हो जाए। हाँ, ठीक बात है। मुकेश पारिक साहब, तकनीकी तौर पर यह साफ हुआ कि राज्यपाल सर्वोपरि हैं। आज ये भी स्पष्ट हो गया कि तो जब उन्होंने अनुमति दे दी है तो 15 तारीख से सेशन चलना ही चलना है, हाउस शुरू होना ही होना है। तो फिर क्या ये केवल हठधर्मिता थी, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल हठधर्मिता नहीं थी। ये बात सही है कि राज्यपाल का प्रदेश में सर्वोच्च पद है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष का भी एक संवैधानिक पद है। और विधानसभा अध्यक्ष जिनको इतना बड़ा अनुभव है, जो 6ठी बार विधायक है, सांसद रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और उनको पूरी विधायिकी कार्यों का पूरा अनुभव है। एक इतने अनुभवी जो नेता हैं और जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने जो 2 चीजें थी जो बड़ी सामान्य थी और नियमों की चीज है कि एक तो विधानसभा का जो सत्र आहूत करता है उसमें 21 दिन का समय होना चाहिए। उसके पीछे कारण ये होता है कि वो सबसे चर्चा हो जाए और कौन कहां पर है। पहली बार जब सत्र आहूत हो रहा है तो उसमें 21 दिन का गैप चाहिए ही चाहिए और ये आवश्यक होता है। साथ ही साथ एक अभी अर्चना जी ने परंपरा की बात की, ये परंपरा और नियम भी है कि सामान्यतः मुख्यमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा अध्यक्ष से इस बात की एक अनुमति लेते हैं या वार्ता करते हैं, उनको सूचित करते हैं और उसके बाद इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं इस सरकार को बताया है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको नियमों के अंतर्गत करना था और वो कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर कांग्रेस ही ऐसा करती तो ये अच्छा रहता। अभी श्याम जी ने बताया कि कांग्रेस के मन में कहीं ये रहा होगा कि पहली ही उसमें प्रश्न आएंगे। तो देखिए, ये एक प्रदेश के लिए एक अच्छी बात नहीं है। जो विधायक चुन के आए हैं, जो सदस्य हैं, वो अपनी बात अगर विधानसभा में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। और अगर उनको 21 दिन का समय नहीं दिया जाता है तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इस प्रकार से करना और फिर राज्यपाल से जाके उसकी अनुमति लेना, तो ये कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। मैं ये मानता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने ये सही किया और उनको चेताना आवश्यक था। उनकी जो उनका दायित्व था, उन्होंने उसके अनुसार काम किया है। श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए, अब बार बार यही बात आ रही क्योंकि वो जिस बार को अध्यक्ष है लेकिन केयर टेकर अध्यक्ष रह जाते हैं,
उनको जब प्रोटोम स्पीकर अगर 14 तारीख को जब ले लेगा तो स्वतः समाप्त हो जाएगा उनका सारे अधिकार। अब वो राज्यपाल के आदेश की अनुपालना कराने का अधिकार आपकी विधानसभा अध्यक्ष को नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष की परंपरा है कि उसकी अनुमति ली जाती है, क्योंकि जब आप विधानसभा में जब आते हैं राज्यपाल अभिभाषण देने के लिए तो सीटिंग करता अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष साइड में बैठ जाते हैं, उनकी आदेश की अनुपालना चलती है। तो ऐसी स्थिति में आज राज्यपाल ने आदेश जारी कर दिए, उसकी अनुपालना सेक्रेटरी कराएगा, न कि विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष कराएंगे, क्योंकि वो खुद विधायक बन गए हैं और केयर टेकर के रूप में प्रोटोम स्पीकर, जैसे अब 14 तारीख को जब प्रोटोम स्पीकर बनेंगे तो ये वहां पर जब प्रोटोम स्पीकर जाएंगे तो उनका अधिकार हो जाएगा, क्योंकि आहूत करने का पहली बैठक तक इनको अधिकार रहता है कि ये अध्यक्ष रहेंगे काम चलाने के लिए, कि विधानसभा का कामकाज रुके नहीं। इसलिए तो परंपरा आदेश तो राज्यपाल के ही चलते हैं, और ऐसी स्थिति में स्वस्थ परंपरा ये रहती है कि भाई, क्योंकि शॉर्ट टर्म बुला लिया उन्होंने, अगर 21 दिन का समय होता तो फिर भी नहीं पूछते, इनको पूछने का कोई वो नहीं था, फिर तो सीधे तौर पे बुला सकते थे सारा, क्योंकि टाइम कम था। इसलिए उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन, जो कौल सफदर की बात हो रही थी, उन्होंने कौल सफदर का दिया, पत्र भी दिया राज्यपाल को, लेकिन राज्यपाल को जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साहब संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये परंपरा है, परंपरा की अनुपालना हो नहीं हो, लेकिन क्योंकि सरकार ने बाकायदा कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल से आदेश करा लिए, तो अब आदेश की अनुपालना करना सेक्रेटरी का काम है, ना कि विधानसभा अध्यक्ष। तो अब क्योंकि केयरटेकर के रूप में है, इसलिए उनको इतना बड़ा अधिकार नहीं रह जाता। अब वो आपत्ति कर रहे हैं, आपत्ति ठीक है, आपत्ति कर सकते थे। अब क्योंकि शॉर्ट टर्म में अब वो कह रहे थे साहब आप केवल शपथ तो करा लो 2 दिन, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण तो आपको लाने के लिए फिर वही पूरा 21 दिन तय करना पड़ेगा, और फिर आपके पास 6 जनवरी को करीब 5 या 6 फरवरी चला जाता है, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण आएगा। ये चीजें कि उसमें आपके सारे विधायकों को प्रश्न लगाने का अधिकार मिल जाता, ये टालने के लिए सारी चीजें हुई है। और हो सकता है कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी बाकायदा आज बैठक बुला करके अटॉर्नी जनरल से सारी चीज पूछी कि क्या पेचीदगी है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप राज्यपाल को बता के आइए, और राज्यपाल को 4 बजे जब बताने गए थे तो राज्यपाल तो आदेश कर ही चुके थे, उनको तो दूसरा कुछ करना ही नहीं था। हाँ। उसकी अनुपालना करने के लिए सेक्रेटरी भी गए थे, सेक्रेटरी को कहा गया कि आप उसकी अनुपालना कीजिए, तो सेक्रेटरी मेरे को लगता है अधिसूचना भी आज जारी हो जाएगी। अर्चना जी, इतना प्रेशर में है क्या आप कि विपक्ष संख्या में बड़ा है, संख्या बल पर्याप्त संख्या बल है विपक्ष के पास, और सदन में आपको कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर घेराव का सामना करना पड़ता, इसलिए आपने स्ट्रेटेजिकली ऐसा किया? ये जेपी जी, ये तो कयास मात्र है, और इसे कोई सुनेगा तो उसे गले भी नहीं उतरने वाला। अभी तो 5 साल तक राज चलाना है, और कई बार विधानसभा के सत्र भी आहूत होंगे, और किसी प्रश्न से भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इच्छा शक्ति तो हमने तभी प्रकट कर दी जब हमने मैनिफेस्टो के कमिटमेंट्स को अपनी टाइम लिमिट से पहले पूरा करना शुरू कर दिया। अब देखिए, विपक्ष है, ये तो बिना कुछ सोचे समझे बयानबाजी भी करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ये वैधानिक रूप से कहीं गलत नहीं है, और जब गवर्नर से ऊपर विधानसभा अध्यक्ष नहीं हो सकते, तो ऐसी अवस्था में इसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए था। एक्चुअली होता है क्या जेपी जी कि कुछ लोग, मानवीय प्रवृत्ति होती है, सुपर इम्पोजिंग होते हैं, सत्ता का हस्तांतरण हो गया, विधायक के रूप में चयन भी हो गया, वो वैधानिक रूप से क्या संवैधानिक पद पर भी वो हैं जब तक कि नई व्यवस्था नहीं होती है। ऐसी अवस्था में उन्होंने भी कुछ ऐसे निर्णय लिए जो गलत नहीं ठहराए जा सकते लीगली, पर ऐसा प्रतीत होता है कि आवश्यकता नहीं थी, और कुछ ऐसे मापदंड थे जिनको दरकिनार करके वो अपने अधिकारों का काम इस्तेमाल करते, लेकिन किसी ने कोई प्रश्न खड़े नहीं किए। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग सुपर इम्पोज करने के प्रयास में रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब वैधानिक अड़चन नहीं है, और जब राज्यपाल ही सर्वोच्च अधिकृत रूप से अथॉरिटी है, और वही विधानसभा सत्र को आहूत करते हैं, उनका ही अभिभाषण होना है, तो ऐसी अवस्था में सरकार द्वारा यदि उनसे अनुमति ले ली गई है और अनुमति प्राप्त हो जाती है, तो उसके बाद यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो मैं समझती हूँ कुछ न कुछ हल्का फुल्का राजनीतिकरण भी हो गया है। तो ऐसी अवस्था में हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो परंपरा नियमों के आधार पर हम काम करते हैं, और उनका तारतम्य भी चलता आ रहा है, तो ऐसी दुविधाएं, ऐसी विडंबनाएं नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, जिस पर कि हम एक ऐसी चीज के लिए जो शुरुआत होने वाली नई सरकार की, उसको भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करें। आज सही कह रहे थे श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रोटेम स्पीकर होते उनकी भूमिका समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ये सत्र आहूत किया जा रहा है
विधायकों को शपथ दिलवाने के लिए और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ। उसके बाद प्रश्न खड़े करिएगा, उत्तर भी मिलेंगे, पारदर्शिता रहे, इसका तो हमारे कृत संकल्पता ही है। तो मेरा ये मानना है कि ये चीजें मुझे नहीं लगता कि ये कोई औचित्यपूर्ण रही हो या किसी प्रकार से इस चीज को हम सहज रूप से स्वीकार करें, क्योंकि जब माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति मिल जाए तो फिर किसी प्रकार का हायरार्की में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद होने के बावजूद भी राज्यपाल से कम स्तर पर उनकी कह सकते हैं वैधानिक हैसियत है। तो ऐसे प्रश्न खड़े करके शायद उन्होंने, हो सकता है कि वो इम्पोज करने का प्रयास करो, जैसा कि उन्होंने विधानसभा के विधायकों को भी भवन आवंटित करने के मामले में क्या थे, हाउस कमेटी के रिकमेंडेशंस भी नहीं लिए थे, तब भी कुछ लीगल इश्यूज खड़े हुए थे, लेकिन हमने उसका राजनीतिकरण करने का कदापि प्रयास नहीं किया। तो ये मेरा मानना है कि इस सहजता को और व्यवहारिकता को आत्मसात हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये बात ठीक है, सत्ता का हस्तांतरण लोकतंत्र में बहुत शांति से होता है और होता है, उसके मीनवाइल कुछ पोजीशंस ऐसी होती है ट्रांजिशन के दौर में होती है। अच्छा, तो आवंटन का मामला था अर्चना जी, नहीं, ट्रांजिटरी फेज की जो पोजीशंस होती है ना जेपी जी, होगा या क्या होगा? नहीं, मेरी बात सुनिए, उनको अधिकार है, मैंने कब मना किया, लेकिन उसमें रिकमेंडेशंस भी लिए जाने चाहिए। लेकिन ट्रांजिटरी फेज की जो व्यवस्थाएं होती है वो परमानेंट नहीं होती है। तो व्यक्ति जिसे एहसास हो कि ये फेज ऑफ ट्रांजिशन है, तो उनको थोड़ा संयम और थोड़ी सहजता और वैधानिकता का ध्यान रखना चाहिए और अपने से ऊपर के पद, जो सर्वोच्च पद हो, गवर्निंग बॉडी हो, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव की, उसके निर्णय के बाद तो कम से कम ऐसे प्रश्न नहीं खड़े होने चाहिए। मुकेश पारी कुछ कह रहे हैं? नहीं, ये जो अर्चना जी का कहना है, इनको क्यों ऐसा सीधा राज्यपाल से इनको करवाना था? अगर ये जो परंपरा की बात करते हैं, एक मिनट, आउट करने के लिए अधिकृत राज्यपाल है। सुन लीजिए, जो परंपरा है, अगर ये परंपराओं का निर्वहन करते, ये विधानसभा अध्यक्ष से भी इनके संसदीय मंत्री बात कर सकते थे, मुख्यमंत्री जी बात कर सकते थे, और 21 दिन वाली बात आप सीधा उसका जवाब दीजिए। आपने कहा कि नहीं हम कहाँ रखते हैं प्रश्नों से, नहीं, अभी पार्लियामेंट में लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिस्कशन करने के लिए फिर एक सत्र बुला रही है। ये मुद्दा नहीं है साहब, ये व्यवस्था है संविधान में, आप बुला सकते हैं। नहीं किया किसी का, बिल्कुल नहीं किया। ये वैधानिक संवैधानिक व्यवस्था है कि शॉर्ट टर्म सदन में सत्र बुलाए जा सकते हैं। इसको आप कर लीजिए, नलिफाई करके बताइए। मेरी बात तो सुनिए, आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला। अभी आपने बीच में ही मुद्दा उठाया, आपने कहा नहीं हम मानते हैं, हम आदर करते हैं, हमने प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन आपने एक मुद्दा उठाया क्वार्टर्स का। आपके क्या कांग्रेस के विधायकों को उन्होंने अलॉट नहीं किया? उन्होंने क्या निर्णय नहीं किया? उन्होंने क्या कई लोगों ने से वैधानिक बातें उठाई, लेकिन हमने इसका राजनीतिकरण नहीं किया। जो विधायक उनके पास हाउस अलॉटमेंट के लिए गए, हमने कब मना किया? तो इन विधायकों को क्या ज्ञान नहीं था कि वो अध्यक्ष कर सकते हैं? नहीं, उनको ज्ञान था, इसलिए वो अध्यक्ष के पास गए। ये प्रश्न उठाए संविधान के जो ज्ञाता है, उन्होंने ये प्रश्न उठाए जो लीगलिटी को जानते हैं। उन्होंने कहा कि साहब ये परंपरागत रूप से अच्छा नहीं है, ट्रांजिशन ऐसी बातें करना या सुपर इम्पोज करना अच्छा नहीं लगता। मैं तो ये कह रही हूँ, बाकी वो है स्पीकर साहब आज भी उनके जो अधिकार है उनको वर्णित कर सकते हैं, उनको उठा सकते हैं। कौन उनके खिलाफ खड़ा है? चर्चा का मुकेश जी को अपनी बात कहने दीजिए, एक मिनट, आप मुकेश जी को पूरी तरह सुन लीजिए, 20 सेकंड में। ये जो 21 दिन का समय नहीं देखे, इन्होंने विधायकों के अधिकारों के साथ अन्याय किया है। इनको 21 दिन का समय देना चाहिए था, विधायकों को पूरा समय मिलता, वो अपने प्रश्न पूछते, अपने प्रश्न रखते। पहली विधानसभा में परफॉर्मेंस दिखती तो अच्छा लगता। नहीं, ये बिल्कुल अधिकारों का अन्याय नहीं है। ठीक है, सेशन आ रहा है, उसमें सवाल उठाइएगा मुकेश पारीक साहब। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।